आगे हम पढ़ रहे हैं रूल्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई। हमने सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 से सबसेक्शन 5 पढ़ लिए हैं। अब हम पढ़ेंगे उसके अंदर अगर हम कैलकुलेशन नहीं कर पाए तो रूल्स के अकॉर्डिंग हम सप्लाई की कैलकुलेशन करेंगे। चैप्टर 4 इसमें कह रखा है कि रूल नंबर 27 से 35 दे रखे हैं। रूल्स CGST के काफ़ी चैप्टर में बटे हुए हैं, जिसमें चैप्टर 4 स्पेशली वैल्यूएशन के बारे में बात करता है। इसके अंदर रूल नंबर 27 से 35 तक रूल्स दे रखे हैं, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। पहला है रूल नंबर 27, जब ये कहता है कि किसी भी सप्लाई के अंदर कंसिड्रेशन पूरी तरह से मनी के रूप में नहीं हो, यानी कि कुछ पार्ट मनी हो और कुछ पार्ट अदर देन मनी, गुड्स, सर्विसेज या कुछ और हो, जिसे हम जनरली एक्सचेंज कहते हैं। तो उस केस के अंदर हम उस सप्लाई की वैल्यूएशन कैसे करेंगे। तो यहाँ रूल नंबर 27 में काफ़ी सिचुएशंस दे रखी है, जिसका हम सीक्वेंस के थ्रू फॉलो करेंगे। सिचुएशन ए एप्लीकेबल हुई तो ए नहीं हुई तो बी नहीं हुई तो सी, इस तरह से। सिचुएशन ए है, अगर उस तरह की सप्लाई में जब हम पैसों के साथ में कुछ और गुड्स या सर्विसेज दे रहे हैं, तो साथ में दी गई गुड्स या सर्विसेज जो मनी के अलावा दी गई हो, उसके हमको अगर ओपन मार्केट वैल्यू अगर दे रखी हो, तो उस ओपन मार्केट वैल्यू को हम वैल्यूएशन में कंसिडर करेंगे। ओपन मार्केट वैल्यू का मतलब जो पूरी तरह से फुल वैल्यू ऑफ मनी और उसमें से GST कंपोनेंट हम लेस कर देंगे। यहाँ पे ओपन मार्केट वैल्यू का मतलब है कि वही गुड्स जो नॉर्मली मार्केट में ट्रेड होता है अनरिलेटेड पर्सन के बीच में, और वहाँ पे प्राइस पूरी तरह से मनी के रूप में होनी चाहिए, पर उसके अंदर हम GST का कंपोनेंट हटा देंगे। जैसे हम क्वेश्चन के रूप में देखते हैं, जैसे मिस्टर ए ने एक AC परचेज़ किया है, जिसमें उसने 30,000 रुपये कैश में पे करे, और बैलेंसिंग अमाउंट जो भी था उसके लिए उसने टैक्स कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करी सप्लायर को। मिस्टर ए जनरली उस सर्विस को दूसरे क्लाइंट को 15,000 रुपये में रेंडर करता है, यानी कि उसे प्रोवाइड कराता है। यानी कि ये 15,000 रुपये यहाँ पे उस सर्विस की एक तरह से ओपन मार्केट वैल्यू कहलाई जा रही है, क्योंकि वो जनरली ये अपने क्लाइंट्स को इतने रुपीज़ में वो प्रोवाइड कराता है, और पूरी तरह से यहाँ पे मनी का इन्वॉल्वमेंट है। 15,000 रुपये कैश लेके वो सर्विस प्रोवाइड करता है, इसलिए उस AC की प्राइस होगी यहाँ पे 30,000 जो उसने कैश में पे करा, प्लस 15,000 रुपये उस सर्विस की मार्केट वैल्यू, ओपन मार्केट वैल्यू। तो यहाँ पे रूल नंबर 27 की सिचुएशन ए के अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर होगा आपका 30,000 कैश प्लस 15,000 उस सर्विस का ओपन मार्केट वैल्यू 45,000 रुपीज़ ऑल ओवर AC की वैल्यू होगी। रूल नंबर 27 के अंदर हम सिचुएशन बी देखते हैं, जब हमको ओपन मार्केट वैल्यू केस में नहीं दे रखी हो, तब हम जो भी मनी एक्चुअल में पे किया होगा उसे, प्लस अगर किसी तरह की इक्विवेलेंट मनी वैल्यू केस में दे रखी हो, ओपन मार्केट वैल्यू नहीं कह सकते, पर हाँ इस तरह की इक्विवेलेंट वैल्यू अगर कह रखी हो कि इतनी वर्थ होगी, तो उस प्राइस को हम जोड़ देंगे अगर वो वैल्यू हमको केस 2 में दे रखी हो। क्वेश्चन में देखते हैं, मिस्टर एक्स ने LED टीवी परचेस की और 35,000 रुपये कैश में पे करें, और एक पुराना टीवी उसने एक्सचेंज करा जिसकी कीमत वर्थ कह सकते हैं 5,000 रुपये। तो यहाँ पे इसे ओपन मार्केट वैल्यू तो नहीं कह सकते, पर ये वर्थ है, यानी कि उसकी इतनी सेल प्राइस हो सकती है। तो 35,000 रुपये कैश प्राइस प्लस उसकी वर्थ ओल्ड एक्सचेंज टीवी की 5,000 रुपये। तो यहाँ पे वैल्यू सप्लाई होगी एक्चुअल कंसिडरेशन इन मनी 35,000 प्लस 5,000 रुपये 40,000 रुपीज़। सिचुएशन बी रूल नंबर 27 के अकॉर्डिंग। सिचुएशन सी देखते हैं, जब सिचुएशन ए और बी के अकॉर्डिंग हम उस सप्लाई की वैल्यूएशन नहीं कर पा रहे हैं, तब हम यहाँ पे देखेंगे कि उस सप्लाई से रिलेटेड क्या कोई मार्केट में कोई और तरह का गुड्स या सर्विस है जो उसी तरह के काइंड या क्वालिटी, काइंड क्वालिटी का मतलब ये है कि वो सप्लाई एग्जैक्ट तो नहीं, पर उसी के अकॉर्डिंग किसी तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स उस गुड्स में हो, विशेषता हो, क्वालिटी हो, उस तरह की रेपुटेशन हो, यानी कि उस तरह की विशेषता, क्वालिटी, रेपुटेशन, फंक्शन, क्वांटिटी, तो उसे हम लाइक, काइंड एंड क्वालिटी कहते हैं। एग्जाम्पल्स हम इसे क्लियर करते हैं। जैसे मिस्टर एक्स ने एक टीवी परचेस किया, यहाँ पे टीवी की
हमको कैरेक्टरिस्टिक्स दिख रही है OLED, अलग अलग वेराइटी की टीवीज़ होती है। तो यहाँ पे टीवी थे ही है, ये अपने आप में गुड्स है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसका क्वालिटी हम कह सकते हैं OLED। और ये ब्रांड है यहाँ पे सोनी, और इसकी वैल्यू हमको नहीं दे रखी है, ठीक है। और मार्केट में इसी तरह के 3 टीवी अवेलेबल हैं। पहला है LED टीवी जो सैमसंग ब्रांड की, इसकी कीमत 45,000 रुपये है। दूसरी है LG ब्रांड की OLED टीवी जिसकी कीमत 74,000 रुपीज़ है। और तीसरी है वीडियोकॉन ब्रांड की 4K टीवी जिसकी कीमत है 1,25,000 रुपये। चूँकि ये तीनों टीवी है, पर यहाँ पे इसका स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स या क्वालिटी क्या कह सकते हैं, OLED जो यहाँ पे दे रखी है। और इन तीनों में ये LED है, ये 4K है और ये OLED है। तो यहाँ पे सेम क्वालिटी या सेम कैरेक्टरिस्टिक्स की टीवी ये दिख रही है, OLED ब्रांड दोनों का इक्विवेलेंट ही है। तो यहाँ पे 74,000 आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई की ले जाएगी। लाइक काइंड एंड क्वालिटी की सप्लाई यहाँ पे OLED LG कहलाएगी जिसकी कीमत 74,000 है। 74,000 ही सोनी ब्रांड की OLED टीवी हम मानेंगे। सिचुएशन डी देखते हैं। जब सिचुएशन ABC 1 2 3 यानी कि ABC के अकॉर्डिंग हम वैल्यूएशन नहीं कर पा रहे हैं, तब वैल्यू ऑफ सप्लाई हम कंसिडर करेंगे एक्चुअल वैल्यू जो हमने मनी के रूप में पे करी है, प्लस रूल नंबर 30 या 31 के अकॉर्डिंग जो भी कैलकुलेशन दे रखी है उसे हम जोड़ेंगे, जो हम आगे पढ़ेंगे। अब हम आते हैं रूल नंबर 28 पे। रूल नंबर 28 कहता है जब सप्लाई डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में हो, सेक्शन 25, या रिलेटेड पर्सन के बीच में हो, सेक्शन 15 जो हम पहले पढ़ चुके हैं। पर इसके अंदर हमने एजेंट को नहीं इंक्लूड करा गया। एजेंट के लिए कोई और रूल दे रखा होगा जो हम आगे पढ़ेंगे। जब सप्लाई डिस्टिंक्ट पर्सन या रिलेटेड पर्सन के मध्य हो पर अदर देन एजेंट, तब हम सप्लाई की कैलकुलेशन कैसे करेंगे। यहाँ भी हमको सीक्वेंस ही दे रखे हैं जो रूल नंबर 27 में दे रखे थे, सिचुएशन ABC। इस तरह से सिचुएशन A अगर ओपन मार्केट वैल्यू हमको दे रखी हो तो उस ओपन मार्केट वैल्यू को कंसिडर करेंगे। ओपन मार्केट वैल्यू नहीं दे रखी हो तो हम लाइक काइंड एंड क्वालिटी वाली सप्लाई की वैल्यू को हम कंसिडर करेंगे। और अगर सिचुएशन A और सिचुएशन B के अकॉर्डिंग हम वैल्यूएशन कंसिडर नहीं कर पा रहे हैं तो रूल नंबर 30 31 के अकॉर्डिंग हम वैल्यूएशन करेंगे सप्लाई की। और इसमें सिचुएशन D भी है। जब डिस्टिंक्ट पर्सन या रिलेटेड पर्सन के मध्य सप्लाई हो रही हो, पर यहाँ कह रखा है गुड्स की सप्लाई हो रही हो, सर्विस की नहीं। जब किसी डिस्टिंक्ट पर्सन या रिलेटेड पर्सन के मध्य गुड्स की सप्लाई हो रही हो और वो रिसिपिएंट या वो रिलेटेड पर्सन, डिस्टिंक्ट पर्सन उस गुड्स को आगे भी सप्लाई करने का इंटेंशन रखता हो, ऐसी सिचुएशन अगर क्रिएट हो रही हो तो यहाँ कुछ स्पेशल प्रोविज़न रूल नंबर 28 में दे रखे। स्पेशल प्रोविज़न वो है, तो सप्लायर यहाँ पे 90% ऑफ प्राइस चार्ज बाय रिसिपिएंट फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स लाइक काइंड एंड क्वालिटी टू अनरिलेटेड पर्सन। यानी कि ये लाइन कह रही है यदि कोई सप्लायर ने डिस्टिंक्ट पर्सन या रिलेटेड पर्सन को कोई गुड्स सप्लाई किया है, या तो वो ओपन मार्केट वैल्यू ले सकता है या वो रिसिपिएंट यानी कि वो डिस्टिंक्ट पर्सन या रिलेटेड पर्सन वो उसी तरह के गुड्स को किसी अनरिलेटेड पर्सन को आगे सेल आउट करता है। सेम गुड्स को नहीं, पर उसी तरह के लाइक काइंड एंड क्वालिटी वाले गुड्स को अनरिलेटेड पर्सन को आगे सप्लाई करता है, तो उसकी प्राइस का 90% वो वैल्यू के रूप में सप्लायर कंसिडर कर सकता है। स्पेशल प्रोविज़न या फैसिलिटीज़ रूल्स के अंदर दे रखी है। इसे क्वेश्चन हम क्लियर करते आगे। यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है ए लिमिटेड जो 25% इक्विटी शेयर होल्ड करता है, 5% प्रेफरेंस शेयर बी लिमिटेड के होल्ड करता है। रूल नंबर सेक्शन 15 जो रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन है वो ये कहता है कि अगर कोई पर्सन किसी भी एंटिटी के 25% और मोर वोटिंग राइट वाले शेयर्स अगर होल्ड करता है, ओन करता है, तो वो उसका रिलेटेड पर्सन माना जाएगा। यहाँ पे इक्विटी शेयर और यहाँ पे कह रखा है वोटिंग राइट जो 25% है, तो ए लिमिटेड बी लिमिटेड आपस में रिलेटेड पर्सन कहलाएंगे। सेक्शन 15 को ये कंसिडर कर रहा है।
रूल नंबर 28 को भी ये फॉलो कर रहा है, जिसमें रिलेटेड पर्सन के मध्य सप्लाई की बात की गई है। आगे हम देखते हैं, उस ए लिमिटेड ने 10 कंप्यूटर जो 25,000 रुपये में बी लिमिटेड को सप्लाई किए। आगे हम देखते हैं, ए लिमिटेड उसी तरह के कंप्यूटर को मार्केट में 30,000 रुपये में सेल करता है। तो यहाँ पे उस कंप्यूटर की ओपन मार्केट वैल्यू क्या कहलाएगी? 30,000 रुपये। क्योंकि ये रिलेटेड पर्सन को सेल आउट कर रहा है तो ये प्राइस कंसिडर नहीं करेंगे। यहाँ पे साफ कह रखा है ओपन मार्केट वैल्यू उसको कंसिडर करनी 30,000 रुपये। अब यहाँ पे और आगे कह रखा है कि बी लिमिटेड उसी तरह के कंप्यूटर को 32,000 रुपये में मार्केट में सेल आउट करता है। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी? यहाँ पे इसको स्पेशल फैसिलिटी दे रखी है, ए लिमिटेड या तो ओपन मार्केट वैल्यू ले सकता है, या अगर उसका रिसिपिएंट उसी तरह के गुड्स को आगे सप्लाई करने का इंटेंशन या इरादा रखता है, तो सप्लायर के पास में एक तरह का ऑप्शन है कि वो रिसिपिएंट ने उसी तरह के अगर गुड्स को आगे सप्लाई कराए, एग्जैक्ट वो नहीं पर उसी तरह के लाइक काइंड एंड क्वालिटी वाले गुड्स को आगे सप्लाई किया है, तो उस वैल्यू का 90% भी वो ऑप्ट या अवेल या उसको ले सकता है वैल्यूएशन में। या तो 30,000, 25,000 नहीं लेगा, या 30,000 लेगा, या 32,000 का 90% वो रूल नंबर 28 के अकॉर्डिंग ले सकता है। तो यहाँ पे आंसर होगा पहला है तो 30,000, या ऑब्वियसली सप्लायर दोनों में से जो कम है वही लेगा। यहाँ पे 30,000 आ रहा है एक अमाउंट, और 32,000 का 90% हम कैलकुलेट करेंगे तो 28,800 रुपये आता है। तो ऑब्वियसली ए लिमिटेड 28,800 को कंसिडर करेगा, तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी 28,800, और कितने कंप्यूटर उसने सप्लाई करे? 10, तो 28,800 इंटू 10, तो 2,88,000 रुपये टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। यहाँ पे सिचुएशन ए भी दे रखी है जो सिचुएशन डी से लिंक करती है। अगर रिसिपिएंट एलिजिबल है फुल इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए, तो इनवॉइस प्राइस ही ओपन मार्केट वैल्यू मानी जाएगी। हम सिचुएशन डी देखते हैं, वहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट का कोई डिस्क्लोज़र नहीं था, तो हम ये मान सकते, हमने वहाँ पे एज्यूम करा कि इनपुट टैक्स रेट वो एलिजिबल नहीं था या वो अवेल नहीं कर रहा था। पर अगर केस लॉ में आपको साफ कह रखा हो कि इनपुट टैक्स क्रेडिट वो अवेल कर रहा है या वो एलिजिबल है, तो हम इनवॉइस प्राइस को ही कंसिडर करेंगे। वही क्वेश्चन हम ले लेते हैं। ए लिमिटेड बी लिमिटेड का रिलेटेड पर्सन हुआ और उसने 25,000 रुपीज़ में उसे कंप्यूटर की सप्लाई करी, तो ये उसकी ऑटोमेटिकली इनवॉइस प्राइस होगी। और सेम वो मार्केट में 30,000 रुपये में सप्लाई करता है, और बी लिमिटेड उसी तरह के कंप्यूटर को 32,000 रुपये में मार्केट में सेल आउट करता है। और यहाँ पे साफ कह रखा है कि बी लिमिटेड एलिजिबल है फुल इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए। तो सिचुएशन ई में कह रखा है कि अगर वो एलिजिबल है इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए, तो ओपन मार्केट वैल्यू को कंसिडर नहीं करेंगे, और न ही हम 90% वाले प्रोविज़न को फॉलो करेंगे। यहाँ पे इनवॉइस प्राइस ही वैल्यू ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। इनवॉइस प्राइस है जो ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को चार्ज करा है 25,000 रुपये, तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ सप्लाई मानी जाएगी 25,000 रुपये। 10 कंप्यूटर के लिए टोटल होगी 2,50,000 रुपये। ओपन मार्केट वैल्यू 90% प्रोविज़न वाले को कंसिडर यहाँ पे नहीं करना है। रूल नंबर 29 हम देखते हैं, जो कहता है जो सप्लाई ऑफ गुड्स एजेंट के थ्रू हो। रूल नंबर 28 में रिलेटेड पर्सन में एजेंट को कवर नहीं कर रखा था, तो रूल नंबर 29 में उसका प्रोविज़न कह रखा है वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। यहाँ पे सर्विस की बात नहीं की गई है, यहाँ पे सिर्फ गुड्स की बात की गई है। जब वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स जब किसी एजेंट के थ्रू हो, तो हम उसे इस तरह से कंसिडर करेंगे वैल्यूएशन को। यहाँ भी सीक्वेंस में चलेंगे हम। ओपन मार्केट वैल्यू अगर दे रखी हो तो ओपन मार्केट वैल्यू, और अगर वही रिसिपिएंट यानी कि एजेंट उसको आगे सप्लाई करने का इंटेंशन रखता है, तो हम उसके द्वारा लाइक काइंड और क्वालिटी की सप्लाई का 90% हम कंसिडर करेंगे। यहाँ पे सप्लायर को ऑप्शन है, चाहे तो वो ओपन मार्केट वैल्यू ले सकता है, या वो 90% ऑफ प्राइस चार्ज बाय रिसिपिएंट कंसिडर कर सकता है वैल्यूएशन के लिए। क्वेश्चन हम देखते हैं, ए लिमिटेड जो 20 AC की सप्लाई करता है राम को, राम जो कि ए लिमिटेड का एजेंट है,
ए लिमिटेड 20 एसी 40,000 रुपये में राम को सप्लाई करता है। आगे हम देखते हैं, ए लिमिटेड ने उसी तरह के एसी मार्केट में 44,000 रुपये में सप्लाई करता है, तो यहाँ पे 40,000 इनवॉइस प्राइस मानी जाएगी। 44,000 मार्केट में नॉर्मली वो ट्रेड करता है, सेल करता है। 44,000 यहाँ पे ओपन मार्केट वैल्यू कंसिडर की जाएगी। राम जो कि ए लिमिटेड का एजेंट है, वो उसी तरह के सेम लाइक एंड क्वालिटी एसी यानी कि उसी तरह के एसीओ को वो 50,000 रुपये मार्केट में सेल आउट करता है। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई ए लिमिटेड के लिए यहाँ पे क्या कहलाई जाएगी? तो यहाँ पे उसके पास ऑप्शन है, या तो वो ओपन मार्केट वैल्यू ले सकता है, या रिसिपेंट अगर उसको आगे सप्लाई करने का इंटेंशन रखता है, यहाँ पे हम अज्यूम करेंगे कि ऑब्वियसली वो उसको आगे सेल आउट करेगा, तो सेम लाइक एंड क्वालिटी वाले एसी की प्राइस का 90%। तो यहाँ पे उसके पास में 44,000 रुपीज़ अमाउंट है और उसके आगे है 50,000 का 90%। तो दोनों में से कम ही वो ए लिमिटेड अवेल करेगा। 44,000 एक प्राइस और दूसरी प्राइस है 50,000 50,000 रुपये का 90%, जो होता है 45,000 रुपये, 45,000 रुपीज़। तो ए लिमिटेड ऑब्वियसली 44,000 को अवेल करेगा, तो वैल्यूएशन इसकी हो जाएगी 44,000 और टोटल इसने एसी सप्लाई करे 20, तो 44,000 इंटू 20 8,80,000 रुपये ए लिमिटेड की टोटल वैल्यू सप्लाई यहाँ पे मानी जाएगी। रूल नंबर 29 में और देखते हैं, जब सिचुएशन ए और बी के अकॉर्डिंग, जो हमने पहले ये क्लोज देखे इसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे या केस लो में इंफॉर्मेशन सफिशिएंट नहीं दे रखी है, तो रूल नंबर 30 या 31 के अकॉर्डिंग हम उसका वैल्यूएशन की गणना या कैलकुलेशन करेंगे। अब हम आ जाते हैं रूल नंबर 30, वैल्यू ऑफ सप्लाई बेस्ड ऑन कॉस्ट के आधार पे हम सप्लाई की वैल्यूएशन करेंगे। यहाँ पे साफ कह रखा है रूल नंबर 27, 28 और 29 के अकॉर्डिंग यदि हम सप्लाई की वैल्यूएशन नहीं कर पा रहे हैं तब हम वैल्यूएशन करेंगे। गुड्स के केस में कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर या प्रोडक्शन या उसकी एक्वायर वैल्यू का 110%, और सर्विस के केस में उसकी एक्वायर वैल्यू यानी कि हमने जिस प्राइस में उससे अवेल करा है उसका 110%। कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर कॉस्ट अकाउंटिंग आपने जैसे पढ़ रखी है, मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड, अदर कॉस्ट रिलेटिंग टू मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट उसे कंसिडर करेंगे हम, तो उस प्राइस का 110%, या सर्विस के केस में जो एक्वायर वैल्यू होगी उसका 110%। रूल नंबर 31 में आ जाते जो कहता है रेजिडुअल मेथड और बेस्ट जजमेंट मेथड। इसका मतलब ये है कि जब हम रूल नंबर 27 से लगा के रूल नंबर 30 तक भी हम वैल्यूएशन डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो रूल नंबर 31 के अकॉर्डिंग हम बेस्ट जजमेंट मेथड यूज़ करेंगे। इसमें यही होता है कि पुराने प्रोविजंस और रूल्स के आधार पे सप्लाई वैल्यू डिक्लेयर करेगा और उसको उसे प्रूव करना पड़ेगा अथॉरिटी के सामने, जीएसटी अथॉरिटी के सामने, अपने तर्क के साथ में कि भाई मैंने इस तरह से इसकी वैल्यूएशन करी है, और जीएसटी अथॉरिटी उसको चाहे तो उसे वेरीफाई कर सकता है या उस पर ऑब्जेक्शन लगा सकता है। ये नॉर्मल है बेस्ट जजमेंट मेथड कि आपको किस तरह से वैल्यू डिक्लेयर करनी है विथ ग्राउंड्स। रूल नंबर 32 पे आ जाते हैं, डिटर्मिनेशन वैल्यू ऑफ सर्टेन सप्लाई। यहाँ पे कुछ 5 स्पेसिफिक सप्लाई दे रखी है जिसपे सिर्फ और सिर्फ रूल नंबर 32 अप्लाई होगा, 27 से लगा के 29 अप्लाई नहीं होंगे। और ये साफ कहता है कि ये रूल्स प्रीवियस रूल्स को ओवरराइड करता है, यानी कि अगर 5 स्पेसिफिक सप्लाई आती है तो उस पर क्लियर रूल नंबर 30 एप्लीकेबल होगा, रूल नंबर 29 से लगा के 27 से लगा के 29 उस पर अप्लाई नहीं होंगे। इसमें अलग अलग सब सेक्शन में सब रूल्स में बांटा गया है। रूल नंबर 32 सब रूल 2 जो कहता है सर्विस इन रिलेशन टू परचेस ऑब्लिक सेल ऑफ फॉरेन करेंसी। क्या हो जब कोई फॉरेन करेंसी को एक्सचेंज करने की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पे भी 2 मेथड दे रखे हैं, सप्लाई चाहे तो मेथड 1 यूज़ कर सकता है, सप्लाई चाहे तो मेथड 2 यूज़ कर सकता है। ये ऑप्शन सप्लायर के हाथ में है। मेथड 1 हम देखते हैं,
क्या होगा जब उस करेंसी में एक इंडियन करेंसी हो। जैसे हमारे पास रुपीज़ है, हम उसको डॉलर में कन्वर्ट करना चाहे, डॉलर है, डॉलर को रुपीज़ में कन्वर्ट करना चाहे, यानी कि एक करेंसी इंडियन होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि डॉलर को हम पाउंड में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, वो इसमें सिचुएशन वन में कंसिडर कवर नहीं होगी। यानी कि एक होनी चाहिए इंडियन करेंसी, दूसरी होनी चाहिए फॉरेन करेंसी। तब हम उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तब वो हम करेंगे बाइंग और सेलिंग रेट ऑफ करेंसी माइनस आरबीआई रेफरेंस रेट। हम जिस प्राइस में बाय या सेल कर रहे हैं वो प्राइस माइनस आरबीआई की रेफरेंस रेट अगर केस में अगर दे रखी हो तो उसका डिफरेंस। और अगर केस लो में आरबीआई की रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं है तब वैल्यूएशन हम करेंगे जो भी ग्रॉस अमाउंट ऑफ इंडियन रुपीज़ हमको हुआ, हमको मिला या हमने पे करा, उसका 1%। अगर आरबीआई की रेफरेंस रेट नहीं दे रखी हो तो इंडियन रुपीज़ टोटल का 1% वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई मेथड वन के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे। इसे क्वेश्चन से हम क्लियर करते हैं। मिस्टर एक्स से जो करेंसी एक्सचेंजर है, जो करेंसी एक्सचेंज का काम करता है या सर्विस प्रोवाइड करता है, उसने $100 ₹75 में एक्सचेंज करे। ये 75 इसकी प्राइस है, यानी कि इसने इस प्राइस पे $100 को रुपीज़ में कन्वर्ट करे। आरबीआई की रेफरेंस रेट केस लो में क्लियर दे रखी ₹73, यानी कि सिचुएशन वन को फुलफिल कर रहा है, आरबीआई रेफरेंस दे रखी है इसने। तो फॉर्मूला लगेगा बाइंग और सेलिंग रेट माइनस आरबीआई रेफरेंस रेट। बाइंग सेलिंग रेट हो जाएगी इसकी 75, आरबीआई की रेफरेंस रेट हो जाएगी यहाँ पे 73, तो ₹2 डिफरेंस हो जाएगा। तो $100 इंटू 2 तो ₹200 यहाँ पे हो जाएगी वैल्यूएशन ऑफ सच सप्लाई, यानी कि जो एक्सचेंज उसने मनी का करा उसका ₹200 उसकी सप्लाई मानी जाएगी, जिस पे जीएसटी कैलकुलेट होगा। अगर आरबीआई रेट अगर इस केस लो में नहीं दे रखी हो, अगर ₹73 अगर यहाँ पे नहीं दे रखी होती तो इसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे इस रेट के आधार पे। 100 इंटू 75 ₹7,500, इसका 1%। तो 7,500 का 1% ₹75। जब आरबीआई रेफरेंस रेट नहीं दे रखी तो इस केस के अंदर ₹75 वैल्यू ऑफ सप्लाई मानी जाएगी इस एक्सचेंज केस के अंदर, करेंसी एक्सचेंज केस के अंदर। अब सिचुएशन टू देखते हैं, जब क्या होगा जब उस करेंसी के अंदर इंडियन करेंसी नहीं हो। जैसे डॉलर से हम पाउंड में कन्वर्ट कर रहे हैं, पाउंड से दिनार में कन्वर्ट कर रहे हैं, इंडियन करेंसी नहीं हो। तब यहाँ पे प्रोविज़न है, अगर आरबीआई रेफरेंस रेट दे रखी हो तो 1% ऑफ लेसर ऑफ टू अमाउंट द पर्सन चेंजिंग द मनी। यानी कि हम उस दोनों करेंसी को इंडियन रुपीज़ में आरबीआई रेफरेंस रेट में कन्वर्ट करेंगे। उन दोनों अमाउंट में जो भी अमाउंट कम हो उसका 1% वैल्यू सप्लाई माना जाएगा। केस लो में देखते हैं, मिस्टर ए करेंसी एक्सचेंजर है जिसने $4,000 को 2,800 ब्रिटिश पाउंड में कन्वर्ट करा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इंडियन रुपीज़ कहीं नहीं है, डॉलर से पाउंड में कन्वर्ट हो रहा है। और आरबीआई रेफरेंस रेट हमको दे रखी है, $1 की प्राइस है ₹75 और 1 पाउंड की प्राइस है ₹90। तो हम इस दोनों $4,000 को इंडियन रुपीज़ और 2,800 पाउंड को इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे। दोनों में से जो कम हो उसका 1% वैल्यूएशन सप्लाई कंसिडर करी जाएगी। हमने कन्वर्ट करा $4,000 को ₹75 में, तो ₹3,00,000 इंडियन रुपीज़ में इसकी वैल्यू हुई। ₹2,800 ब्रिटिश पाउंड को हमने भी इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करा, 2,800 इसकी आरबीआई रेफरेंस रेट दे रखी है 90, तो ₹2,52,000 इसकी ऑल ओवर इंडियन रुपीज़ में प्राइस आई। तो दोनों में से कम है ₹2,52,000, तो इसका 1% हुआ ₹2,520। इस करेंसी एक्सचेंज में वैल्यू ऑफ सप्लाई 2,520 मानी जाएगी। अब मेथड टू देखते हैं, जिसे हमने पहले देखा था। या सप्लाई चाहे मेथड टू को अवेल कर सकता है या मेथड वन को अवेल कर सकता है, पर इसमें सप्लायर के पास एक ही ऑप्शन रहता है। अगर मेथड वन या मेथड टू अवेल करा उसने तो उसी मेथड को वो पूरे फाइनेंशियल ईयर अवेल करेगा। जैसे मेथड वन उसने ऑप्ट करा या उसे चूज़ करा
तो पूरे फाइनेंशियल ईयर में मेथड 1 ही यूज़ करेगा, वो मेथड 2 में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, वो मेथड 2 यूज़ नहीं कर सकता है। अगर मेथड 2 उसने यूज़ करा तो उसे पूरे फाइनेंशियल ईयर मेथड 2 ही यूज़ करना है, वो मेथड 1 वापस यूज़ नहीं कर सकता है। इसमें क्या प्रोविज़न दे रखे हैं, अगर करेंसी 1 लाख रुपए तक की हो, यानी कि उसकी इंडियन रुपीज़ में वैल्यू 1 लाख रुपए तक की हो, तब वैल्यू सप्लाई मानी जाएगी जो इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करेंसी हुई उसका 1% या 250 रुपये, दोनों में से जो हायर हो। यानी कि हम उस फॉरेन करेंसी को इंडियन करेंसी में एक्सचेंज करेंगे, उसका 1% या 250 रुपये, दोनों में से जो भी ज़्यादा हो। दूसरा स्लैब दे रखा है, अगर उस ट्रांजैक्शन की वैल्यू 1 लाख रुपए से ज़्यादा हो पर 10 लाख रुपए तक हो, 10 लाख रुपए तक हो, तो इसके अंदर प्रोविज़न है 1,000 रुपये प्लस जो भी इंडियन रुपीज़ में हम कन्वर्ट करेंगे अमाउंट ऑल ओवर, उसमें से 1 लाख रुपए घटा देंगे, उसका 0.50% ये अमाउंट प्लस 1,000 रुपये इसमें जोड़ देंगे, और मैं कुछ कह नहीं रखा है यहाँ पे। तीसरी सिचुएशन है, अगर उस ट्रांजैक्शन की कीमत जब 10 लाख रुपये से ज़्यादा हो, मोर देन 10 लाख रुपीज़, तब हम करेंगे 5,500 रुपये प्लस जो भी टोटल इंडियन रुपीज़ का अमाउंट हो उसमें से 10 लाख रुपये घटा देंगे, उस डिफरेंस अमाउंट का 0.10% उस अमाउंट को 5,500 में जोड़ देंगे, ये अमाउंट या 60,000 रुपये। अब यहाँ पे आ रहा है दोनों में से जो कम हो, यहाँ पे था दोनों में से जो ज़्यादा हो, और सिचुएशन 3 में दोनों में से जो कम हो, यानी कि अगर कितना एक ट्रांजैक्शन जिसकी कीमत 10 लाख रुपये हुई तो उसकी मैक्सिमम लिमिट होगी 60,000 रुपये, भले हमने करोड़ों में भी क्यों वो ट्रांजैक्शन कन्वर्ट करा इंडियन रुपीज़ में, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू सप्लाई 60,000 रुपये ही मानी जाएगी, विच एवर इज़ लोअर। अगर ये कम है तो ये अमाउंट, और 60,000 रुपये कम है तो ये अमाउंट पर ट्रांजैक्शन। क्वेश्चन हम देखते हैं। मिस्टर जेड जो एक करेंसी एक्सचेंजर है, 22 दिसंबर 2019 को उसने यूएस डॉलर को कन्वर्ट करा इंडियन रुपीज़ में। उसने मेथड 2 जो हमने स्लेब अभी पढ़े उसको अवेल करा, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या मानी जाएगी। अब सबसे पहले हम इसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे, इसकी इंडियन रुपीज़ में वैल्यू क्या आ रही है, तो 30,000 यूएस डॉलर इंटू 75 रुपीज़, तो ये कैलकुलेशन आई 22,50,000 रुपये। तो ये स्लैब 3 में जा रहा है, यानी कि इस ट्रांजेक्शन 10 लाख रुपये से ज़्यादा जा रहा है, जो प्रोविज़न क्या कहता है 5,500 प्लस डिफरेंस अमाउंट, यानी कि जो करेंसी में कन्वर्ट करा हमने इंडियन रुपीज़ में, ये अमाउंट माइनस 10 लाख रुपये, उसका 0.10% उस अमाउंट को 5,500 में जोड़ देंगे, ये अमाउंट या 60,000 रुपये, दोनों में से जो कम हो, विच एवर इज़ लोअर। हमने कन्वर्ट करा 5,500 प्लस 0.10% ऑफ ग्रॉस अमाउंट ऑफ करेंसी एक्सचेंज्ड माइनस 10 लाख रुपीज़, 22,50,000 रुपये, उसमें से 10 लाख रुपये हमने हटा दिए, 12,50,000 रुपये का 0.10% हमने कैलकुलेट करा, तो ये आया आपका 1,250, उसे हमने जोड़ दिया 5,500 में, तो 6,750 या 60,000 दोनों में से भी जो कम हो, तो यहाँ पे 6,750 इस ट्रांजैक्शन की वैल्यू सप्लाई मानी जाएगी। अब रूल नंबर 32 सब रूल 3 में आते हैं। यहाँ पे रूल कह रहा है, पहली नोटिफाइड सप्लाई होगी आपकी या पहली स्पेशल सप्लाई होगी आपके करेंसी एक्सचेंज, जो हमने पिछले में पढ़ा। अब यहाँ पे आ रही है, जब क्या हो, जब वैल्यू ऑफ सप्लाई बुकिंग ऑफ टिकट ऑफ एयर ट्रैवल बाय एन एयर ट्रैवल एजेंट, यानी कि हम यहाँ पे देख रहे हैं जो हमने सेक्शन 15 सबसेक्शन 5 पढ़ा था, जो नोटिफाइड सप्लाई थी उसकी कैलकुलेशन इन सब रूल्स में हो रही है। और यहाँ पे हमने क्लियर कह रखा है कि बुकिंग ऑफ टिकट किसकी होनी चाहिए, एयर टिकट होनी चाहिए, वो बस टिकट या ट्रेन टिकट नहीं होनी चाहिए, और वो किसके थ्रू होनी चाहिए, एयर ट्रैवल एजेंट या एजेंसी के थ्रू होनी चाहिए। तो ट्रैवल जैसा कि आप जानते हैं 2 तरह की ट्रैवल होती है, एक तो डोमेस्टिक ट्रैवल और एक होती है इंटरनेशनल ट्रैवल। डोमेस्टिक ट्रैवल का मतलब आप जब देश में ही सफ़र कर रहे हो एयर थ्रू, और दूसरा होगा इंटरनेशनल ट्रैवल, जब क्या होगा, जब आप देश के बाहर आप ट्रैवल कर रहे हो प्लेन के थ्रू। तो डोमेस्टिक ट्रैवल के अंदर प्रोविज़न है बेसिक फेयर,
ध्यान दें, बेसिक फेयर का 5%। डोमेस्टिक ट्रैवल के केस में जब आप देश के अंदर ट्रैवल कर रहे हो बाय प्लेन, और क्या होगा जब आप इंटरनेशनल देश के बाहर आप बाय प्लेन ट्रैवल कर रहे हो, तो 10% ऑफ बेसिक फेयर। बेसिक फेयर का मतलब यही होता है एयर फेयर ऑन विच कमीशन इज़ नॉर्मली पेड टू एयर ट्रैवल एजेंट। इसमें भी अलग अलग तरह के बाइफिकेशन होते हैं। तो बेसिक फेयर पे जनरली एयर ट्रैवल एजेंट को कमीशन मिलता है और इसका क्लासिफिकेशन उसके इनवॉइस में क्लियर होता है। क्वेश्चन के थ्रू हम देखते हैं मिस्टर ए जो एक एयर ट्रैवल एजेंट है जिसने कुछ डिटेल फर्निश की जो फाइनेंशियल ईयर 2019-20 से रिलेटेड है, और इसमें हमें वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे हमको दे रखा है डोमेस्टिक बुकिंग और इंटरनेशनल बुकिंग। अलग अलग तरह के बाइफिकेशन दे रखे हैं, बेसिक फेयर, अदर चार्जेस, टैक्स और टोटल वैल्यू। यहाँ पे हमको पूरी कैलकुलेशन बेसिक फेयर पे करनी है। डोमेस्टिक बुकिंग की बेसिक फेयर दे रखी है 2,52,900 रुपीज़, और यहीं पे इंटरनेशनल बुकिंग की दे रखी है 4,05,800 रुपये। प्रोविज़न ये कहता है डोमेस्टिक बुकिंग के केस में बेसिक फेयर का 5% और इंटरनेशनल बुकिंग के केस में बेसिक फेयर का 10%। तो हमने कैलकुलेट करा इस रूल के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 5% 2,52,900 का 12,645, और इंटरनेशनल बुकिंग का 10% ऑन 4,05,800 रुपये, तो 40,580 रुपये। तो फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाईज की हुई, इन दोनों का हम सम अप कर देंगे, टोटल कर देंगे 53,225 रुपये। अब हम आते हैं इस रूल नंबर 32 सब रूल 4 पे। यहाँ पे हम देखते हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस। इंश्योरेंस आपने सुन रखा होगा, दो तरह के इंश्योरेंस होते हैं जनरली। पहला होता है जनरल इंश्योरेंस जो किसी गुड्स या बिल्डिंग्स इन चीज़ों का होता है, और दूसरा होता है लाइफ इंश्योरेंस, किसी इंसान की लाइफ के लिए हम लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं वो। तो यहाँ पे इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस की बात की गई है। तो यहाँ पे वैल्यूएशन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पे डिपेंड करेगा। इस रूल्स में 4 तरह से पॉलिसी को बांट रखा है। पहली पॉलिसी है पॉलिसी जो ड्यूल बेनिफिट प्रोवाइड करती है। पहला बेनिफिट जो रिस्क कवरेज है और दूसरा बेनिफिट इन्वेस्टमेंट है। तब वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई होगा जो हमने ग्रॉस प्रीमियम चार्ज करा उसमें से जो अमाउंट इन्वेस्टमेंट के लिए एलोकेट या अलग से रख रखा है उसको हम उस प्रीमियम में से लेस कर देंगे, तो वो होगा यहाँ पे वैल्यू ऑफ सप्लाई। दूसरी तरह की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है सिंगल प्रीमियम एन्यूटी पॉलिसी। इसके अंदर हम करेंगे जो भी सिंगल प्रीमियम चार्ज करा उसका 10% वैल्यू ऑफ सप्लाई माना जाएगा। तीसरी तरह की पॉलिसी है पॉलिसी जो सिर्फ रिस्क कवर करती है। पहली पॉलिसी जो रिस्क के साथ इन्वेस्टमेंट भी कर रही थी, पर यह पॉलिसी सिर्फ रिस्क कवर करने का कार्य कर रही है। तो यहाँ पे जो भी प्रीमियम चार्ज करा हुआ पूरा अमाउंट वैल्यू ऑफ सप्लाई माना जाएगा। और चौथी तरह की इंश्योरेंस पॉलिसी जो पॉलिसी 1, 2, 3 में कवर नहीं होती है तो उसे हम अदर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर करेंगे। इसमें कह रखा है कि यदि वो पॉलिसी पहले साल में ली गई हो, उसी साल में ली गई हो, तो उस साल में जितना प्रीमियम चार्ज करा उसका 25%, और आने वाले सालों में उसके चार्ज करे गए प्रीमियम का 12.50% वैल्यू सप्लाई माना जाएगा। पहले साल 25% और पहला साल गुजर गया और आने वाले सालों में 12.50% वैल्यू सप्लाई कंसीडर हम करेंगे। क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं एबीसी लिमिटेड जो एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जिसने कुछ डिटेल फर्निश की जो फाइनेंशियल ईयर 2019-20 से रिलेटेड है। यहाँ पे हमको डिटेल्स दे रखी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। यहाँ पे पॉलिसी को बांट रखा है और उसकी कुछ डिटेल्स दे रखी है। पहली पॉलिसी रिस्क विद ड्यूल बेनिफिट जो हम पढ़ चुके हैं, टोटल प्रीमियम 25,50,000 रुपये, और 40% इस पे 40% इस प्रीमियम का म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया गया। दूसरी तरह की यहाँ पे एन्यूटी है आपके सामने, सिंगल एन्यूटी प्रीमियम पॉलिसी। तो इसमें प्रीमियम चार्ज किया 15,90,000 रुपये। तीसरी तरह की पॉलिसी है पॉलिसी जो सिर्फ रिस्क कवर कर रही है, उस पर प्रीमियम चार्ज किया गया 19,50,000 रुपये। और इन तीनों के अलावा चौथी तरह की लाइफ इंश्योरेंस है जिसमें हर साल के बाइफिकेशन दे रखे हैं। ये फाइनेंशियल ईयर 2019-20 इसका आप ध्यान रखिएगा। तो 2019-20 में 12 लाख रुपये
2019-20 की जो पॉलिसी जो फ्रेशली 2019-20 में ली गई थी उस पर 12 लाख रुपए चार्ज किया गया। जो पॉलिसी 2018-19 में ली गई थी उसका 2019-20 में हमको प्रीमियम मिला 18,50,000 रुपये, और 2 साल पुरानी जो पॉलिसी अडॉप्ट की गई थी उसका करंट ईयर का हमको प्रीमियम मिला 17 लाख रुपये। तो हमको कैलकुलेशन करनी वैल्यू सप्लाई की। पॉलिसी वाइज हम वैल्यूएशन करते हैं यहाँ पे। पहली तरह की पॉलिसी आप क्वेश्चन में देखना, पॉलिसी जो ड्यूअल बेनिफिट कवर करती है, तो उसका फॉर्मूला है ग्रॉस प्रीमियम जो हमने चार्ज करा उसमें से वो अमाउंट जो इन्वेस्टमेंट के लिए एलोकेट कर रखा है उसको लेस कर देंगे। क्वेश्चन में दे रखा था प्रीमियम हमको 25,50,000 रुपये रिसीव हुआ और उसका हमने 40% म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करा। तो 25,50,000 का 40% 10,20,000 होता है। तो फॉर्मूले के हिसाब से 25,50,000 इसमें से अमाउंट जो हमने इन्वेस्टमेंट के लिए अलोकेट कर रखा था उसको लेस कर देंगे। तो 25,50,000 माइनस 10,20,000 रुपये, तो 15,30,000 रुपये यहाँ पे पहले जो पॉलिसी थी उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी। दूसरी थी सिंगल एन्यूटी प्रीमियम पॉलिसी जिसका प्रोविज़न कहता है कि जो ग्रॉस प्रीमियम चार्ज करा उसका 10%, तो 15,90,000 रुपये हमने प्रीमियम चार्ज किया गया था, उसका 10% 1,59,000 रुपये होता है। तो ये इसकी दूसरी टाइप की जो पॉलिसी थी इसकी वैल्यू सप्लाई होगी। तीसरी जो पॉलिसी जो सिर्फ रिस्क कवर कर रही थी उसके अंदर प्रोविज़न ये कहता है कि जो प्रीमियम चार्ज किया वो पूरा प्रीमियम वैल्यू सप्लाई माना जाएगा। प्रीमियम चार्ज किया गया था 19,50,000 रुपये, वो पूरा का पूरा प्रीमियम वैल्यू सप्लाई के रूप में माना जाएगा इस रूल के अकॉर्डिंग। और चौथी टाइप की पॉलिसी थी जो पॉलिसी 1, 2, 3 के अंदर नहीं आती, उसे हम अदर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में लेंगे। उसमें प्रोविज़न कहता है कि पहले साल अगर जो पॉलिसी ली गई हो तो उस पहले साल के प्रीमियम का 25%, और अगर पहला साल गुजर गया तो आने वाले सालों में 12.50%। तो हम देखेंगे 2019-20 की पॉलिसी कौन सी थी, तो उसमें बाइफिकेशन दे रखा था, आप क्वेश्चन में देखना। 12 लाख रुपये जो 2019-20 से रिलेटेड थी उसमें हमको प्रीमियम मिला 12 लाख रुपये, तो 12 लाख का 25% हुआ 3 लाख रुपये जो उस पॉलिसी की वैल्यू सप्लाई होगी। पिछले साल 2018-19 में ली गई थी, 2018-19 में ऑब्वियसली 25% चार्ज किया हो गया। अब 2018-19 गुजर चुका है, 2019-20 आ गया, तो यहाँ पे वो सब्सिक्वेंट इवेंट माना जाएगा, अगला साल माना जाएगा। तो प्रोविज़न के अकॉर्डिंग सब्सिक्वेंट इवेंट के अंदर जो पॉलिसी इसका 12.5 या 12.50%, तो 18,50,000 का हुआ 2,31,250 रुपये। और जो पॉलिसी जो 2002 साल पहले की थी उसमें भी सब्सिक्वेंट इवेंट 12.50% ही कैलकुलेट करेंगे हम। तो पॉलिसी वैल्यू जिसमें हमको प्रीमियम मिला 17 लाख रुपये, उसका 12.50% 2,12,500। तो इन हम सारे वैल्यू को हम सम अप कर देंगे, 15,30,000, 1,59,000, 19,50,000, 3 लाख, 2,31,250, 2,12,500। तो इनकी टोटल वैल्यू आई 43,82,750, 43,82,750 रुपये इस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की 2019-20 में टोटल वैल्यू सप्लाई होगी। अब हम सब रूल 5 देखते हैं। इसमें कह रखा है जब सेकंड हैंड गुड्स की हम वैल्यूएशन कैसे करें, जब कोई कंपनी, जब कोई पर्सन कोई सेकंड हैंड गुड्स परचेस सेल करने का काम करता है तो उसके अंदर वैल्यूएशन कैसे करेंगे। तो उसके अंदर इस रूल में मार्जिनल स्कीम प्रोवाइड कर रखी है। वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई किस पे बेस होगी, मार्जिन पे। मार्जिन का मतलब क्या होता है, उस सेकंड हैंड गुड्स की सेल प्राइस माइनस उस सेकंड हैंड गुड्स की परचेस प्राइस। अगर कहीं मार्जिन नहीं हुआ उसके अंदर, यानी कि इन दोनों की वैल्यू अगर जीरो आती है तो ऑब्वियसली जीएसटी चार्ज नहीं होगा। दूसरा पॉइंट कहता है नो इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल। यहाँ पे कंडीशन है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल नहीं होना चाहिए, तो आप मार्जिनल स्कीम अडॉप्ट कर सकते हो। अगर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करते हो तो नॉर्मल रूल्स या नॉर्मल सेक्शन एप्लीकेबल होंगे, जो सेल प्राइस होगी वही आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई कंसिडर होगी। अगर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट या सप्लायर इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल नहीं करता है तो मार्जिनल स्कीम वो अडॉप्ट कर सकता है। और मार्जिनल स्कीम यानी कि यहाँ पे एक कंडीशन है, उस सेकंड हैंड गुड्स में कोई ज़्यादा प्रोसेसिंग नहीं होनी चाहिए, या तो प्रोसेसिंग होनी ही नहीं चाहिए, जैसा गुड्स खरीदा
वैसा ही बेच दिया, या कुछ माइनर प्रोसेसिंग होनी चाहिए, यानी कि उसकी आइडेंटिटी पे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं आना चाहिए, तो उसे हम सेकंड हैंड गुड्स में हम कवर कर देंगे। और अगर वैल्यूएशन नेगेटिव आती है, अगर सेल प्राइस कम हो परचेस प्राइस ज़्यादा हो, तब भी हम उसे इग्नोर कर देंगे, वहाँ पे जीएसटी कैलकुलेट नहीं होगा चूँकि वो नेगेटिव आ रही है। यहाँ पे एक पांचवा पॉइंट कह रखा है, अगर सेकंड हैंड गुड्स अनरजिस्टर्ड सप्लायर से मिलता है और वो इंट्रा स्टेट में मिलता है, तब यहाँ पे जीएसटी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। जैसा कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जो हम आगे पढ़ेंगे, अनरजिस्टर्ड सप्लायर से अगर रजिस्टर्ड सप्लायर कोई गुड्स खरीदता है तो उसे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के थ्रू रिसिपिएंट को जीएसटी पे करना होता है। पर यहाँ रूल नंबर 32 सब रूल 5 में स्पेशल प्रोविज़न दे रखा है कि यदि सेकंड हैंड गुड्स आप परचेस कर रहे हैं कोई रजिस्टर्ड पर्सन किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से, और वो अनरजिस्टर्ड पर्सन भी उस स्टेट का हो, इंट्रा स्टेट हो, तब रिसिपिएंट जो रजिस्टर्ड होगा उसे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के थ्रू जीएसटी पे नहीं करना होगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं, एक्स लिमिटेड है जो सेकंड हैंड गुड्स को परचेस और सेल करने का काम करती है। उसने सेकंड हैंड गुड्स परचेस किया मिस्टर ए से 5 लाख रुपए से, जिसमें जीएसटी इंक्लूड है। उसने 6 लाख रुपए में वो गुड्स बेचा और आईटी से उसने किसी तरह की अवेल नहीं की। तो आगे हम और देखते हैं, उसने मिस्टर बी जो एक अनरजिस्टर्ड पर्सन था उससे सेकंड हैंड ट्रक खरीदा, परचेस प्राइस थी 10 लाख और उसे बेचा 12 लाख रुपए में। तीसरा पॉइंट है, उसने एक सेकंड हैंड ट्रक खरीदा मिस्टर सी से जो रजिस्टर्ड है, 2 लाख रुपए में परचेस किया और 2,50,000 रुपये में उसे सेल आउट करा और आईटी से अवेल कर ली गई। तब यहाँ पे आंसर होगा, पहले पॉइंट को हम देखते हैं कि मिस्टर ए से एक्स लिमिटेड ने सेकंड हैंड कार खरीदी जिसमें जीएसटी इंक्लूड था। 6 लाख रुपए में उसने वो गुड्स बेचा और आईटीसी यहाँ पे अवेल नहीं करी गई, भले उसने जीएसटी पे करा पर उसने टैक्स क्रेडिट अवेल नहीं करी गई। तो यहाँ पे वो मार्जिनल स्कीम अडोप्ट इजीली कर सकता है। 6 लाख में से 5 लाख हम घटा देंगे तो 1 लाख रुपए पहले जो पॉइंट है इसकी वैल्यू सप्लाई होगी। दूसरा हम देखते हैं, उसने सेकंड हैंड गुड्स मिस्टर बी से परचेस किया 10 लाख रुपए में और 12 लाख में बेच दिया। अब यहाँ हम एज्यूम कर लेंगे कि वो इंटरेस्ट रेट है, आपको लिखना पड़ेगा पॉइंट। तो यहाँ पे वैल्यू सप्लाई होगी 12 लाख में से 10 लाख हम घटा देंगे तो 2 लाख रुपए यहाँ पे वैल्यू सप्लाई कंसिडर होगी। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं, मिस्टर सी से उसने गुड्स परचेस किया सेकंड हैंड, 2 लाख रुपए में परचेस किया और 2.5 लाख रुपए में बेच दिया। पर यहाँ हम देख रहे हैं कि इसने आईटी से अवेल कर दी है, आईटी से अवेल कर ली है तो सेल प्राइस ही वैल्यू सप्लाई कंसिडर होगी। तो इस पॉइंट के अंदर मार्जिनल स्कीम अप्लाई नहीं हो रही है, तो यहाँ पे वैल्यू सप्लाई हो जाएगी 2.5 लाख। तो टोटल वैल्यू सप्लाई होगी यहाँ पे 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, इनकी हम टोटल करेंगे तो 5,50,000 रुपये यहाँ पे टोटल वैल्यू सप्लाई मानी जाएगी। इसी रूल के अंदर सब रूल 5 के अंदर ही एक चीज़ और कह रखी है कि यदि हम किसी को गुड्स, यदि कोई सप्लायर किसी रिसिपिएंट को गुड्स क्रेडिट बेस पे देता है सपोज कर लो, और वो उस क्रेडिट को टाइम पे अगर फुलफ़िल नहीं कर पाता है, उस लोन को पे नहीं कर पाता है, तो वो उसे जब्त कर लेता है। तो ऐसे केस के अंदर वैल्यूएशन कैसे करेंगे? अगर डिफ़ॉल्टर इज़ अनरजिस्टर्ड, अगर जिसने किस्त पे नहीं की, इंस्टॉलमेंट पे नहीं की या वो क्रेडिट अमाउंट पे नहीं किया, वो अनरजिस्टर्ड हुआ, तो यहाँ पे वैल्यू हम कंसिडर करेंगे सेलिंग वैल्यू माइनस परचेस वैल्यू रिड्यूस्ड। यहाँ पे सेलिंग वैल्यू है जो उसने जब तक किए गए माल को वापस बेचेगा वो यहाँ पे सेलिंग वैल्यू होगी, और परचेस वैल्यू यहाँ पे होगी जो उसने ओरिजिनली क्रेडिट बेस पे वो रिसिपिएंट को बेचा था वो वैल्यू, और उसको हम घटाएंगे, रिड्यूस करेंगे। वो कैसे करेंगे? परचेस वैल्यू जो रिड्यूस होगी ओरिजिनल परचेस प्राइस, और उसमें से 5% हर क्वार्टर में हम घटाएंगे,
और क्वार्टर कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, डेट ऑफ परचेस से लगा के, डेट ऑफ परचेस जो ओरिजिनली गुड्स को पहली बार सेल करा था किसी रिसिपिएंट को वो, और डेट ऑफ सेल यानी कि उस गुड्स को हमने जब्त कर लिया, उसे हमने वापस मार्केट में सप्लायर ने सेल करा, उस डेट तक में जितने भी क्वार्टर आ रहे हैं तो 5% हम हर साल घटाएंगे। यहाँ पे हम ध्यान देंगे 5% कैलकुलेट ओरिजिनल परचेस प्राइस पे करेंगे, जिससे आपने डेप्रिसिएशन में पढ़ रखा है SLM, ओरिजिनल प्राइस पे परसेंटेज कैलकुलेट करके हम उसे घटाते जाते हैं, और WDV में घटी हुई प्राइस पे हम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे SLM मेथड जैसा हम कुछ यूज़ करेंगे, तो ओरिजिनल परचेस प्राइस पे 5% हम हर क्वार्टर में लेस करते जाएंगे, तो वो परचेस वैल्यू मानी जाएगी रिड्यूस्ड परचेस वैल्यू। और अगर क्या होगा जब डिफ़ॉल्ट रजिस्टर्ड होगा तब, तो जो सेलिंग वैल्यू होगी, जो गुड्स को हमने वापस मार्केट में सेल करा, वही वैल्यू सप्लाई यहाँ पे मानी जाएगी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं, मिस्टर ए जिसने AC परचेस किया 90,000 रुपये, यहाँ पे रिसिपिएंट होगा आपका मिस्टर ए, कुछ कह नहीं रखा है तो इसे हम अनरजिस्टर्ड ही मानेंगे, और परचेस करा इसने 22 अप्रैल 2019 को। मिस्टर बी ने इसका फाइनेंस करा, और फाइनेंस के टर्म्स क्या थे, उसे 12, मिस्टर ए को 12 EMI देनी है, और हर EMI 8,000 रुपये की, यानी कि टोटल वैल्यू हम देख लेते हैं 12 × 8,000 रुपये, 96,000 रुपीज़। और फाइनेंस के टर्म्स कहती है AC पजेस कर दिया जाएगा, यानी कि AC जब्त कर लिया जाएगा कब, जब अगर मिस्टर ए 2 EMI अगर पे नहीं कर पाता है, तब उस AC को जब्त कर लिया जाएगा मिस्टर बी के द्वारा। और उसकी रिकवरी कैसे करेगा, वो उस AC को मार्केट में बेच देगा, उस जब्त किए गए AC को मार्केट में बेच देगा, उससे वो अपने अमाउंट की रिकवरी करेगा। आगे हम देखते हैं मिस्टर ए जो फेल हो चुका है EMI पे, तो मिस्टर बी ने AC को पजेस कर लिया गया है 10 जुलाई 2019 को, और उसने मार्केट में सेल आउट कर दिया उसे 85,000 रुपीज़ में। तो इस पजेस्ड गुड्स की वैल्यू सप्लाई क्या मानी जाएगी। प्रोविज़न कहता है अगर डिफ़ॉल्टर अनरजिस्टर्ड हो तो सेलिंग वैल्यू ऑफ पजेस्ड गुड्स माइनस परचेस वैल्यू ऑफ पजेस्ड गुड्स, पर वो परचेस वैल्यू क्या होनी चाहिए, रिड्यूस्ड होनी चाहिए 5% हर क्वार्टर से। और क्वार्टर की कैलकुलेशन कहाँ से करेंगे, परचेस डेट माइनस सेलिंग डेट ऑफ पजेस्ड गुड्स। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, यहाँ पे पजेस्ड गुड्स की 85,000 रुपीज़ जो मिस्टर बी ने सेल करा। परचेस प्राइस, पर परचेस प्राइस कौन सी कंसिडर करेंगे हम, रिड्यूस्ड प्राइस। तो रिड्यूस्ड प्राइस हम कंसिडर करेंगे, जो ओरिजिनल परचेस प्राइस है उसमें 5% हर क्वार्टर घटाएंगे। तो ओरिजिनल परचेस प्राइस थी 90,000 रुपये, और इसमें से 5% हर क्वार्टर घटाएंगे। क्वार्टर की कैलकुलेशन करते हैं, हर साल में 4 क्वार्टर होते हैं, अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर, और जनवरी से मार्च। तो 22 अप्रैल जो पहले क्वार्टर में आ रहा है, अब यहाँ से डेट ही कंसिडर करेंगे, भले ही अगर ये 30 जून ही क्यों नहीं हो, इसे पूरा क्वार्टर कंसिडर कर देंगे। तो एक डेट आपके पहले क्वार्टर में आ रही है, और दूसरी डेट जो सेल डेट ऑफ पजेस्ड गुड्स है उसकी डेट आ रही है 2 जनवरी। भले ही 2 जनवरी आ रही है, इसे भी हम पूरा क्वार्टर कंसिडर करेंगे। तो पहले क्वार्टर से चौथे क्वार्टर तक 4 क्वार्टर हो गए, तो 90,000 का 5% हम कैलकुलेट करेंगे, और इसे हर क्वार्टर घटाते जाएंगे। 4,500 एक क्वार्टर का आ रहा है, तो यहाँ पे क्वार्टर हो गए 1 2 3 4, पहले क्वार्टर से आखिरी क्वार्टर तक। तो 90,000 का 5% हम कैलकुलेट करेंगे 4,500 रुपये, तो 4,500 रुपये 4 बार हम घटाएंगे, या ऐसा हम यूँ भी कह सकते हैं 4,500 इंटू 4 क्वार्टर। तो यहाँ पे हो जाएगा 90,000 माइनस 18,000, तो 72,000 रुपये यहाँ पे वैल्यू सप्लाई हो जाएगी। रूल नंबर 32 सब रूल 6 कहता है वैल्यू ऑफ रिडीमेबल टोकन वाउचर स्टाम्प कूपन। इसके बारे में टोकन वाउचर हम देखते हैं, पर इसके अंदर पोस्टेज स्टाम्प इंक्लूड नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं रिडीमेबल टोकन वाउचर स्टाम्प कूपन का मतलब क्या है। जब हम मार्केट में जाते हैं, किसी मॉल में जाते हैं, हमको जनरली कुछ वाउचर या टोकन मिलता है, स्पेशल स्कीम जैसे वो लोग कहते हैं कि इसको आप इस डेट तक आप रिडीम कर लोगे।
तो आपको इतना डिस्काउंट दिया जाएगा, या आप ये वाउचर आप प्रोड्यूस करोगे और आपको इतनी वैल्यू के गुड्स, जैसे कपड़े अगर ख़रीदने जाते हैं, अगर आपको वहाँ पे कुछ वाउचर मिला और वहाँ कहते हैं दिवाली तक आपको इस वाउचर को रिडीम करना है, तो हमने दिवाली तक उस वाउचर को उसे दे दिया, तो वो कहता है कि इसमें 2,000 रुपये तक के आप गुड्स या इस 2,000 रुपये तक के आप कपड़े इसमें ख़रीद सकते हो। तो यही वो होता है रिडीमेबल वाउचर टोकन स्टाम्प, पर इसके अंदर पोस्टेज इसका स्टाम्प इंक्लूड नहीं होते हैं। तो इस तरह के स्टाम्प या टोकन्स या कूपन्स के वैल्यूएशन हम कैसे करेंगे? तो इसमें यहाँ पे प्रोविज़न दे रखा है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई इक्वल टू मनी वैल्यू ऑफ सच गुड्स ऑफ रिडीमेबल अगेंस्ट सच टोकन वाउचर स्टाम्प कूपन। यानी कि इसमें ये देखेंगे कि उस पे जो वाउचर पे जो प्राइस लिखी हुई है, या जो वाउचर हमने जितने रुपीज़ में ख़रीदा वो वैल्यू कंसिडर नहीं करेंगे, उस वाउचर के बदले हम कितने रुपए का गुड्स या सर्विस खरीद सकते, उस प्राइस को हम वैल्यू सप्लाई में कंसिडर करेंगे। क्वेश्चन में थोड़ा इसे हम क्लियर करते हैं। जैसे एक्स ने 3,500 रुपये का एक कूपन परचेस किया, तो कूपन की परचेस प्राइस यहाँ पे हो जाएगी 3,500 रुपये, और उस कूपन में कुछ स्कीम होगी जिसमें यहाँ कह रखा होगा कि वो 5,000 रुपये तक के कपड़े खरीद सकता है। कब तक खरीद सकता है? 30 नवंबर 2019 तक। तो प्रोविज़न क्या कहता है? कूपन की परचेस प्राइस यहाँ पे कवर नहीं करनी है, उस कूपन के बदले कितने रुपए के गुड्स या सर्विस वो परचेस कर सकता है, तो वो प्राइस ही उस रिडीमेबल टोकन वाउचर स्टाम्प या कूपन्स की वैल्यू ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी 5,000 रुपये, क्योंकि उस कूपन के बदले वो 5,000 रुपये तक के गुड्स खरीद सकता है। तो यहाँ पे उस रिडीमेबल कूपन की वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी 5,000 रुपये, यानी कि इस पर 5,000 रुपये पे जीएसटी कैलकुलेट होगा, 3,500 पे जीएसटी कैलकुलेट नहीं होगा। वैल्यू ऑफ सच कूपन्स जो 5,000 रुपये, यानी कि इसके अकॉर्डिंग वो गुड्स परचेस कर सकता है 5,000 रुपये तक के इस प्रोविज़न के थ्रू। तो 5,000 रुपये वैल्यू ऑफ सप्लाई मानी जाएगी उस रिडीमेबल कूपन की। अब हम आते हैं रूल नंबर 32 सब रूल 7 पे। वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई प्रोवाइडेड बाय नोटिफाइड सर्विस प्रोवाइडर। अब यहाँ पे हम देखते हैं, ये रूल नंबर 32 सब रूल 7 यही कहता है कि गवर्नमेंट अगर किसी सर्विस प्रोवाइडर को नोटिफाई कर दे रूल नंबर 32 सब रूल 7 के अंदर, और वह सर्विस प्रोवाइड में क्या एक विशेषता होनी चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, वो सर्विस प्रोवाइडेड किसके बीच होनी चाहिए? रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन में। और उस तरह के सर्विस प्रोवाइडर को अगर गवर्नमेंट नोटिफाई कर देती है अपने स्पेशल नोटिफिकेशन के अंदर, तो रूल नंबर 32 सब रूल 7 उस पर एप्लीकेबल हो जाएगा, और यहाँ पे उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई नील मानी जाएगी। यानी कि एक तरह से एक एग्जेम्पशन रूल्स कह सकते हैं। यदि कोई सप्लायर अपने रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन को विदाउट कंसिडरेशन कोई सर्विस प्रोवाइड करे, और साथ ही साथ उसके पास नोटिफिकेशन या उस सर्विस से रिलेटेड गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन डिक्लेयर कर दिया है, तो उस पर ऑटोमेटिकली रूल नंबर 32 सब रूल 7 एप्लीकेबल हो जाएगा। केस में दे रखा होगा अगर इस तरह का हुआ तो उस पर वैल्यू सप्लाई क्या मानी जाएगी? नील मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने स्पेशल नोटिफिकेशन उस सर्विस पे निकाल रखा है। अब हम आते हैं रूल नंबर 33 वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। हमने रूल नंबर 32 सब रूल में पढ़ रखा था वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, और यहाँ पे आ रहा है वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन केस ऑफ प्योर एजेंट। यहाँ पे प्योर एजेंट को एजेंट ही माना गया है जो अपने प्रिंसिपल के बिहाव पे स्पेसिफिक काम करता है, तो उसे हम प्योर एजेंट कहते हैं। पर कुछ स्पेशल यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे। कुछ फॉलोइंग कंडीशन है, वहाँ पे एक कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट होना चाहिए, एक लिखित एग्रीमेंट होना चाहिए, जहाँ पे प्योर एजेंट उस कॉन्ट्रैक्ट के बिहाव पे एक्सपेंसेस को इनकर करेगा प्रिंसिपल के बिहाव पे, और उस एक्सपेंसेस को वो उससे वापस क्लेम करेगा प्रिंसिपल से। पर वो सारे एक्सपेंसेस उस कॉन्ट्रैक्ट में डिक्लेयर होने चाहिए। प्रिंसिपल के बिहाफ पे वो एक्सपेंसेस खुद पे करेगा, और बाद में उस एक्सपेंसेस को वो उससे क्लेम करेगा प्रिंसिपल से। और यहाँ पे दूसरी कंडीशन ये भी है, वो जो भी गुड्स या सर्विस पे वो अपना टाइटल प्रोक्योर नहीं कर सकता है। यानी कि उस जो भी गुड्स या सर्विस जो उसने प्रोक्योर करे उस पर अपना टाइटल क्लेम नहीं कर सकता है, वो टाइटल प्रिंसिपल के पास ही रहेगा।
तीसरा पॉइंट है उस गुड्स या सर्विस को अपने पर्सनल यूज़ के लिए पर्सनल इंटरेस्ट के लिए वो यूज़ नहीं करेगा। वो प्रिंसिपल का गुड्स है, वो काम करेगा प्रिंसिपल के लिए, उस गुड्स को अवेल करेगा, उसे प्रिंसिपल के लिए रख रखेगा या उसको सेंड कर लेगा, उसको अपने इंटरेस्ट के लिए उस गुड्स या सर्विस को यूज़ नहीं करेगा। तो ये ऐसी कंडीशन अगर होती है तो वो पर्सन उस प्रिंसिपल का प्योर एजेंट माना जाएगा। क्वेश्चन हम इसे थोड़ा और क्लियर करते हैं। मिस्टर ए जो कस्टम क्लियरिंग एजेंट है, मिस्टर ए यहाँ पे है जिसका काम है कस्टम पे जो भी गुड्स आता है उसको क्लियर करना, यानी कि कोई पर्सन जो मिस्टर ए को अप्रोच करेगा वो उसके बिहाफ पे उसका गुड्स कस्टम पोर्ट से वो क्लियर करेगा, यानी कि इसके मिस्टर ए की सर्विस होगी, क्लियरिंग एजेंसी की सर्विस होगी। XYZ लिमिटेड ने उस पर अप्रोच करा क्योंकि उसका गुड्स आ रहा था, इनमें एग्रीमेंट बना जिस एग्रीमेंट में क्लियर था कि मिस्टर ए पे करेगा कस्टम ड्यूटी और रिलेवेंट ड्यूटी और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस जो ऑब्वियसली XYZ लिमिटेड से बाद में क्लेम कर लेगा, और इस पूरे काम के लिए वो इंपोर्ट वैल्यू जो भी गुड्स की होगी उस पर 5% कमीशन चार्ज करेगा। और कुछ डिटेल दे रखी है, टोटल इंपोर्ट वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 15 लाख रुपए, कस्टम ड्यूटी पे करी 3 लाख रुपए, एडिशनल टैक्स और सेस पे करा 1,50,000 रुपये, अदर एक्सपेंसेस पे करे 2 लाख रुपए, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पे करे 1,80,000 रुपये। अब हम यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि क्या मिस्टर ए प्योर एजेंट के कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। पहली कंडीशन थी कि कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, क्वेश्चन में दे रखा है कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, और कॉन्ट्रैक्ट में क्लियर होना चाहिए कि वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे एक्सपेंसेस बियर करेगा और बाद में उसको क्लेम करेगा, यानी कि एक्सपेंसेस को पे करेगा और बाद में उसे क्लेम कर देगा, और गुड्स पे किसी भी तरह की ओनरशिप वो क्लेम नहीं करेगा, उसे अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए यूज़ नहीं करेगा। तो केस को हम देख रहे हैं तो ऑब्वियसली मिस्टर ए प्योर एजेंट की पूरी कंडीशन को फुलफ़िल कर रहा है और एग्रीमेंट भी बन रखा है यहाँ पे। तब हमको निकालनी है इसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो पहली वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी ऑब्वियसली वो जो कमीशन चार्ज कर रहा है, जो सर्विस है उसके लिए उस पर वो कमीशन चार्ज कर रहा है, तो ये 5% उसकी वैल्यू सप्लाई हो जाएगी, जो कह रखा है 5% ऑफ इम्पोर्ट वैल्यू ऑफ गुड्स। 15 लाख का 5% हम कैलकुलेट करेंगे तो ये होगी इसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई। दूसरी चीज़ हम देखेंगे कि वो एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ वापस क्लेम करेगा जो प्रिंसिपल के बिहाफ पे कर चुका है। वो यहाँ पे एग्रीमेंट पे कह रखा है कस्टम ड्यूटी पे करेगा, रिलेवेंट ड्यूटी टैक्स सेस पे करेगा और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पे करेगा, जिसको बाद में क्लेम कर सकता है मिस्टर XYZ लिमिटेड से। तो यहाँ पे कस्टम ड्यूटी कह रखी है, एडिशनल टैक्स कह रखा है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कह रखा है, पर अदर एक्सपेंसेस के बारे में किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट में डिक्लेरेशन नहीं दे रखा है, किसी तरह का कोई ब्यौरा नहीं दे रखा है। तो अदर एक्सपेंसेस को वो XYZ लिमिटेड से क्लेम नहीं कर सकता है, तो ये अदर एक्सपेंसेस उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई में जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी 15 लाख का 5% प्लस 2 लाख रुपए भी उसकी वैल्यू में जुड़ जाएगी, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई उसकी होगी 2,75,000 रुपये इस पूरे ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग। अब हम आते हैं रूल नंबर 34 पे, रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ करेंसी हाउ टू डिटरमाइन। ये मोस्टली गुड्स जब हम इंपोर्ट करता है, जब कोई इंपोर्टर, तो जैसा कि कस्टम ड्यूटी में पढ़ चुके स्पेशल एडिशनल ड्यूटी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी जो जिस पे अब IGST लगता है, तो उस केस के अंदर जब इंपोर्टर डॉलर के रूप में अगर पे करता है या फॉरेन करेंसी में पे करता है, तो उस फॉरेन करेंसी को इंडियन करेंसी में कैसे कन्वर्ट करेगा या उसकी वैल्यू कैसे निकालेगा इंडियन रुपीज़ के अंदर। तो जैसा कि हम कस्टम में पढ़ चुके थे, कस्टम बोर्ड ने जो नोटिफाई कर रखी है रेट उसको फॉलो करेगा, RBI रेट को फॉलो नहीं करेगा। तो इस केस के अंदर कस्टम एक्ट ने जो भी रेट अगर डिक्लेयर कर रखी है तो उसे वो इंडियन करेंसी के रूप में फॉलो करेगा। गुड्स ऑब्वियसली कस्टम एक्ट गुड्स पे लगता है, गुड्स को इंपोर्ट करते हैं तो कस्टम लगता है और सर्विस को करते हैं तो GST लगता है। और सर्विस के अंदर यहाँ पे कह रखा है कि गैप के अकॉर्डिंग जो भी रेट आ रही होगी वो रेट ऑफ एक्सचेंज मानी जाएगी। रूल नंबर 34 में क्लियर कह रखा है कि गैप यानी कि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, गैप की वेबसाइट भी है और इसके अकॉर्डिंग अगर जो भी रेट अगर डिक्लेयर होती है या जो भी प्रोविज़न दे रखे होते हैं
तो उसके आधार पे हम रेट ऑफ एक्सचेंज इस केस में पर्सन लेगा। अब हम रूल नंबर 35 पे आ जाते हैं। क्या होगा, ये सिर्फ एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन वाला रूल है, कुछ स्पेशल प्रोविज़न इस रूल्स में नहीं कह रखे हैं, सिर्फ कैलकुलेशन बेस पे ये रूल। क्या होगा जब वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर ऑलरेडी जीएसटी इंक्लूड होता है। आप जैसे छोटी मोटी गणित पढ़ चुके हो पहले की, तो यहाँ पे एक नॉर्मल इसका फॉर्मूला दे रखा है। वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी, वैल्यू ऑफ सप्लाई इंटू 100 प्लस 100, वैल्यू ऑफ सप्लाई इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट ऑफ जीएसटी। जैसे आप रेशियो वगैरह पढ़ चुके होंगे, तो यहाँ इसे हम क्वेश्चन से और क्लियर करेंगे। और जीएसटी होगा वैल्यू ऑफ सप्लाई जिसमें जीएसटी इंक्लूड है इंटू रेट ऑफ जीएसटी अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ जीएसटी। क्वेश्चन से हम इसे और क्लियर करते हैं। मिस्टर एक्स ने गुड्स परचेज किया 2,36,000 रुपये, जिसमें ऑलरेडी 18% जीएसटी इंक्लूड है। तो ऑब्वियसली मैथमेटिक फॉर्मूले से आप इसे निकाल सकते हैं। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, वैल्यू ऑफ सप्लाई जिसमें जीएसटी इंक्लूड है। यहाँ पे वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या है, 2,36,000 रुपये जिसमें जीएसटी इंक्लूड है। तो 2,36,000 रुपये इंटू 100 अपॉन 100 प्लस जीएसटी रेट। यहाँ पे जीएसटी रेट दे रखी है 18%। तो इस पूरी कैलकुलेशन को हम कैलकुलेट करेंगे तो 2 लाख रुपये इसकी ओरिजिनल वैल्यू ऑफ सप्लाई आ जाएगी विदाउट जीएसटी। या हमको अगर सीधा जीएसटी अमाउंट निकालना हो तो वैल्यू ऑफ सप्लाई इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी 2,36,000 रुपये इंटू रेट ऑफ जीएसटी 18 अपॉन 118, 100 प्लस 18, तो सीधा 36,000 रुपये जीएसटी की वैल्यू आ गई। इसे हम 236 में से घटा देंगे तो 2 लाख पे आ जाएंगे। तो इस तरह से हम इस तरह के केस में जीएसटी की कैलकुलेशन या वैल्यू ऑफ सप्लाई की कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। तो इसी तरह से आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपनी क्वेरी लिख सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।